ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन आपके पास है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, इसे आप nth भी पढ़ लें चाहे तो, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है हाइड्रोजन एटम का वो ऑर्बिट जो कि आपको नहीं पता। अब n का मतलब है वो फर्स्ट भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, वो थर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब आपने स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि कौन से ऑर्बिट के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप जर्नल काम कर रहे हैं, वो किसी भी ऑर्बिट के लिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एक एटम की, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है शेल्स होते हैं, शेल्स के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब देखें न्यूक्लियस पे, अगर मैं आपसे न्यूक्लियस की बात करूं, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए एक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आ जाइए शेल के ऊपर। एक शेल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। इसका मतलब एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है, सही है। एक एटम में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है। अब होता क्या है, इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूमता रहता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। इसका मतलब इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में आ जाता है, ठीक है भाई। देखें, वो अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, इसी वजह से वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सर्कल में घूमता रहता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसके अराउंड घूमता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है। सर्कुलर पाथ का मतलब एक गोल दायरा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस अट्रैक्शन को अगर मैं पूरा नाम दूं, तो ये अट्रैक्शन हो किसकी वजह से रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। इसलिए इस अट्रैक्शन को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है। अब एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल है, समझने की कोशिश करना। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो कि क्या करती है, सर्कुलर पाथ को क्रिएट करती है। सर्कुलर पाथ क्रिएट करने का मतलब है किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी फोर्स को सर्कुलर पाथ देती है। सर्कुलर पाथ देने का मतलब है किसी भी बॉडी को सेंटर में रोटेट करवाती है, सर्कल में रोटेट करवाती है। अब बताइए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोसिटी को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ दे रहा है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, सर्कुलर पाथ में बॉडी को रोटेट कराना। तो यहाँ पे कौन रोटेट करवा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन चार्जेस की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे। भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ में कैसे घूमेगा, सही है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होती है तो उस अट्रैक्शन को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एटम के केस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है सर्कुलर पाथ क्रिएट करना। यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कर रही हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, FC इक्वल, FC का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये किसके बराबर होता है, K E²/R², ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है,
अच्छा, इसको एफ ई कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। एफ ई तो भी हो गया फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इसे हम एफ सी कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? एम वी स्क्वायर ओवर आर के। अब दोनों के फॉर्मूलाज आपको बताएं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए, हमें पता है एफ सी किसके, एफ ई किसके बराबर है? एफ सी के। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसका फॉर्मूला क्या है? के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखें, इस ये आर नीचे जाके डिवाइड, ये आर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो भाई एक स्क्वायर से इस आर को यहीं कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास क्या बचेगा? के ई स्क्वायर ओवर आर इक्वल एम वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? इस मास को, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब के ई स्क्वायर ओवर एम आर इक्वल वी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने v को अलग क्यों किया है? ये मैंने v को अलग इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना या इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी फास्ट नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकें। अब k की वैल्यू तो देखें कांस्टेंट होती है, ठीक है, e भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। इसी तरह से m भी कांस्टेंट है, r तो हम मालूम कर रहे हैं, तो सबकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। अभी सारी वैल्यूज़ मैं लिखूँगा भी, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है v जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने v को अलग कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे पता है बोहर्स ने क्या बात बताई थी, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट हमें क्या पता है? हमें पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमना है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? एम वी आर इक्वल एन एच ओवर 2 पाई। ऐसा ही अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एम आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? v इक्वल एन एच 2 पाई एम आर। सही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v स्क्वायर की। यहाँ पे फॉर्मूले में v स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सब पे स्क्वायर लगा दीजिए। v स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। गौर से देखिए इन दोनों, एक मिनट, गौर से देखिए इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है। यहाँ पे भी क्या है? वी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है? वी स्क्वायर। जब भी दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम होती है तो हम क्या करते हैं? कंपेयर। तो आप लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन से आप जो साइड सेम होती है उस साइड को हम नहीं लिखते। क्या बचा यहाँ से? के ई स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा है? के ई स्क्वायर ओवर एम आर। और दूसरी वाली इक्वेशन से ये वाली साइड सेम है तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको। अब देखिए एक्सप्रेशन कहाँ तक पहुँच गया था हमारे पास? के ई स्क्वायर एम आर, ये अभी हमने यहीं तक पढ़ा है ना, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए एक एम से एक स्क्वायर कैंसिल, एक आर से एक स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा? के ई स्क्वायर, डिवाइड में कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर। ठीक है। हम फॉर्मूला किसके लिए जनरेट कर रहे थे? रेडियस के लिए। हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे थे? रेडियस ऑफ एन तो ऑर्बिट, तो रेडियस को मुझे अलग करना पड़ेगा। तो इस रेडियस ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, और ये जो के ई स्क्वायर था इसको मैं नीचे डिवाइड में ले जाता हूँ, के ई स्क्वायर। ठीक है। अब सबकी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। अगर हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को देखें तो h की वैल्यू क्या देखें? n चेंज होता है। n का मतलब फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। अगर पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी। तो n की वैल्यू तो चेंज होती है, h की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मैं h की बात करूँगा आपसे तो h की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। सही है। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
मास किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 31 kg। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको याद करनी है। और आखिर में आ जाइए ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना चार्ज है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम। अब इन सारी वैल्यूज़ को, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को मैं उठा के इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। सो आर एन की वैल्यू तो चेंज होती है तो मैंने नहीं रखी। एच की वैल्यू कितनी है? ये देखें, तो 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 34, इस पर क्या है? स्क्वायर, यहाँ मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड 4 पाई है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142, इसका स्क्वायर। फिर m की वैल्यू ये रही, तो 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 31, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? k की वैल्यू कहाँ है? ये रही, सो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? e की वैल्यू आपके पास ये रही, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 19 का स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट थी वो सारी वैल्यूज़ मैंने उठा के रख दी। इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव 10, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है मीटर। यूनिट भी मैं अभी आपको निकालना सिखाता हूँ। अब अगर हम चाहें तो इसे राउंड ऑफ कर दें। राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ? 0.53। अगर चाहें तो इसे राउंड ऑफ करके ऐसे लिख दें, मर्ज़ी है आपकी। 10 की पावर नेगेटिव 10 मीटर, सही है। अब उसके बाद 10 की पावर नेगेटिव 10 किसके बराबर होती है? डिग्री एंगस्ट्रॉम के, तो इसकी जगह मैं डिग्री एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला मेरे पास क्या जनरेट हुआ है? R इक्वल एन स्क्वायर 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब देखो, अगर मैं पहले ऑर्बिट के लिए निकाल रहा हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मैं पहले ऑर्बिट के लिए काम कर रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। सो R इक्वल एन स्क्वायर 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? 1। 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आएगी? 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए काम कर रहे थे तो R के साथ मैं यहाँ पे 1 मेंशन कर रहा हूँ, जो कि ये बात इंडिकेट करेगा आपको कि ये पहले शेल के लिए या पहले ऑर्बिट के लिए आपने रेडियस कैलकुलेट किया है, ठीक है। जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या था? R इक्वल एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला जर्नल है, इसका मतलब रेडियस जर्नल है। हमें नहीं पता कि रेडियस किस रेडियस की हम बात कर रहे हैं। अगर पहला रेडियस है तो R के साथ 1 लगा दूंगा, अगर 10वां रेडियस है तो R के साथ 10 लगा देंगे। अच्छा देखिए, इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? ये देखें, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है R1 के बराबर है। इसका मतलब 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? R1, ठीक है। इसका एक और सिंबल है, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस R1 को हम और कैसे लिख सकते हैं? A0, ठीक है। इसका एक और सिंबल है A0 या R1 एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और इसे हम कहते हैं बोहर्स रेडियस।